टैक्स अगर आप लगाते हो तो टैक्स का दो प्रकार होता है, और आई थिंक ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। एक आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इसमें आता है इनकम टैक्स, और इसमें आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? जीएसटी आएगा, और क्या आएगा? कस्टम ड्यूटी आएगा, और क्या आएगा? एक्साइज ड्यूटी आएगा, और क्या आएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब नाम इसका वैट आता है कि नहीं? वैट आता था इनडायरेक्ट में, लेकिन वैट अब, हाँ चलो, अभी भी है वैट कुछ कुछ चीज में, दारू में वैट अभी भी है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनका नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्यों पड़ा, ये आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, तो मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, प्लीज आप लोग बताइए। डायरेक्ट में क्या होता है ना, ये मान लो जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट का मान लो एक बैंक का खाता है समझ लो, तो डायरेक्ट केस में ये आप हो, आप ही खुद रेस्पॉन्सिबल हो कि आप इस फंड में पैसा जमा करोगे, डायरेक्टली आप खुद। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में जैसे मान लो ये आप हो, आपने दुकानदार से माल खरीदा, एक शॉप से, दुकान से माल खरीदा, और आपने इसको पैसे दे दिए। पैसे मान लो 100 रुपए आपने सामान कर दिया, प्लस जीएसटी का आपने 10 रुपया दिया। अब ये दुकानदार क्या करेगा? ये 10 रुपए गवर्नमेंट को देगा आपके ब्याह में। मतलब क्या हो रहा है? अल्टीमेट, नो डाउट, अल्टीमेट बर्डन आपके ऊपर ही आ रहा है टैक्स देने का, लेकिन गवर्नमेंट तक कौन पहुंचा रहा है? कोई एक दूसरा आदमी। तो इसलिए क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारे के सारे उसी टाइप के हैं। यहाँ पर आपसे लिया जाता है पैसा, और जो बीच में पर्सन है वो गवर्नमेंट को पहुंचा देता है। लेकिन इन केस ऑफ इनकम टैक्स, यू आप खुद अपने आप में जिम्मेदार होते हो वो पेमेंट करने के लिए। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, हाथी घोड़ा। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए इसमें। फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, सबसे पहला फीचर इसका क्या है? द वेरी फर्स्ट फीचर इज इट इज लेविड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा भारत का संविधान ही इसको पावर दे रहा है, तभी ये लगाया जा रहा है। दिस इज द वेरी फर्स्ट फीचर। समझ में आया? और कैसे मिला? जो मैंने बताया था आपको, एंट्री नंबर 82 किसका? यूनियन लिस्ट का। कुछ याद आया आपको? यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट में वो सारे टैक्स है जिसके ऊपर केंद्र सरकार टैक्स कलेक्ट कर सकती है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है आपका डायरेक्ट टैक्स। कि भैया ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द लायबिलिटी। इसका मतलब अगर मैं डिटेल में लिख दूं तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, द लायबिलिटी टू पे टैक्स and the ultimate burden are on the same person। किसको देना है और कौन देगा? ये दोनों बर्डन एक ही आदमी के ऊपर आ जाता है। जैसे हमारे केस में अगर हमने इनकम करी, उस इनकम के ऊपर हम टैक्स भी देंगे, और टैक्स हम खुद ही जमा करेंगे, तो सारा बर्डन हमारे ऊपर आ गया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो जाता है? हम सामने दुकानदार को पैसा दे देते हैं, दुकानदार फिर वो पैसा सरकार को दे देता है। तो वहां पर क्या हो रहा है? बर्डन तो हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन पेमेंट कोई और कर रहा है। दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस। ठीक है, देन तीसरा फीचर क्या है इसका? तीसरा फीचर है एनुअल टैक्स। एनुअल टैक्स क्या है? ये आपका एक एनुअल टैक्स है, और ये मतलब एक पर्टिकुलर इसका मतलब देखो, एक पर्टिकुलर ईयर में आपने जो इनकम करी,
उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना है, इसलिए एनुअल टैक्स। इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि एक साल में ये एक साल का इनकम के ऊपर पे करना होता है। कुछ लोग इसको गलत समझ बैठते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये साल में ये सिर्फ एक ही बार देना है, सिर्फ ओनली वन टाइम पेमेंट आपको देना है, इसीलिए ये आपका एनुअल टैक्स हुआ, जबकि कंप्लीटली गलत है। देयर इज अ कंसेप्ट इन इनकम टैक्स दैट इज एडवांस इनकम टैक्स। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन का टैक्स का अमाउंट अगर 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है उस आदमी को कि वो उस टोटल टैक्स को, टोटल टैक्स तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जो भी आपका टोटल एक एस्टिमेट टैक्स बनेगा ना, उस एस्टिमेट टैक्स को आप हमको 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दे दो, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो ये जो क्लॉज आ गया ना, इस क्लॉज के लिए हम उसको एनुअल टैक्स पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। समझ में आया? मान के चलो कि अगर आपका इनकम बोलो, समझ में नहीं आया सर। हाँ बता रहा हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम है 1 लाख रुपए और गवर्नमेंट कहती है कि मान लो आपको टैक्स देना है 5% फॉर एग्जाम्पल, तो आपका टैक्स कितना बनेगा? 5,000। तो ये 5,000 तो आप क्या करोगे, वन टाइम पेमेंट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम आप उसको पे कर दोगे। लेकिन अगर आपका मान लो इनकम है कितना, 10 लाख रुपए, और टैक्स का रेट में अभी समझने के लिए सिर्फ फिक्स रख रहा हूं 5%, तो टैक्स कितना बन जाएगा हमारा? 50,000। तो इस वाले केस में जो हमारा टैक्स का पेमेंट है ना, वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, किससे? 10,000 से ज्यादा है। तो अगर 10,000 से ज्यादा आपका टैक्स अमाउंट बन गया तो गवर्नमेंट कहती है ये पूरे 50,000 को आप एक बार नहीं, इसको आप टुकड़े टुकड़े करके दो। सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोलेगी कि पहले क्वार्टर में आप इसको क्या करो, 12,500 दे दो, दूसरे में 12,500 दे दो, फिर तीसरे 12,500 दे दो, और फिर 12,500 दे दो। समझ में आया? तो आप एडवांस में दे दो। अभी होता क्या, देखो एक ब्रीफ में बता रहा हूँ। ये हमारा होता है प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हम पैसा कमाते हैं। ये हमारा होता है असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हमारा इनकम का असेसमेंट होता है और फिर टैक्स का पेमेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली ये सिनेरियो रहता है। लेकिन अगर आपका टैक्स का पैसा 10,000 से ज्यादा हो जाए तो जो प्रीवियस ईयर है ना, इसी ईयर में आपको क्या करना होता है, हर 3-3 महीना बाद ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जमा करना होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। अभी बताइए क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक है सर, एक ही बार में नहीं दे सकते? नहीं, क्योंकि देखो अगर आपका 10,000 से कम अगर टैक्स है ना, तब तो गवर्नमेंट बोलती कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार दे देना। अब होता क्या रियल वर्ल्ड में, सुनो कि ये मेरा प्रीवियस ईयर मान लो 2019-20, तो गवर्नमेंट कहती है कि इस साल में आप पैसे कमाओ 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 पूरे। उसके बाद अब यहाँ पर कहीं पर एक पीरियड रहेगा, मान लो 31 जुलाई, यहां तक इस पीरियड में आप हमको आपका डिटेल दे दो कि आपने कितना पैसा कमाया और उसके ऊपर कितना आपका टैक्स बना। याद है हमने पहले 2 पॉइंट पढ़े थे इनकम टैक्स का स्कोप। फर्स्ट क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, देन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये सारा डिटेल आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को दे दोगे, और जो टैक्स का पैसा बनेगा वो टैक्स का पेमेंट भी कर दोगे। ये नॉर्मल केस में है जहां पर आपका टैक्स का पैसा लेस देन 10,000 है। अब यहाँ पर सोच कर देखो, गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि यार ये आदमी यहाँ पर कमा रहा है, यहाँ पर कमाया, और फिर और 3-4 महीना दिया और फिर जाके मेरे को पैसा दिया। मतलब ये आदमी कमा तो 1 साल पहले ही रहा है, लेकिन टैक्स मेरे को 1-1.5 साल बाद दे रहा है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जो टैक्स का पैसा अगर मेरे को आज ही मिल जाए, पहले ही मिल जाए, तो मेरे जो खर्चे हैं, मेरे मीन्स गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, वो भी गवर्नमेंट आराम से उसको कर पाएगा। तो इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक रूल निकाल दिया और बोला कि भैया अगर आप देखो इस पीरियड में अगर आपको लग रहा है कि आपका जो भी इनकम हो रहा है और उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा, जो एस्टिमेटेड आपका टैक्स बनेगा, वो टैक्स अगर आपको लग रहा है कि वो 10,000 से ज्यादा होगा, जैसे कि हमारे इस वाले एग्जांपल में कितना था, 50,000, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस 50,000 को, मान लो हमारा ये 50,000 था, आप इस 50,000 को यहाँ पर इस साल में यहाँ पर नहीं दो, आप मेरे को इसी साल में 3-3 महीने बाद वो पैसे दे दो।
ताकि मेरे पास पहले से पैसे आ जाए। और जब यहाँ पर आप फाइनल करोगे ना, तो फाइनल वाले केस में अगर कुछ डिफरेंस निकल गया तो वो दे देना। और अगर आपने अगर एक्स्ट्रा दे दिया होगा, क्योंकि हम तो एस्टिमेट बेसिस पे दे रहे हैं, हो सकता है कि मान लो कि मेरा हर क्वार्टर में 10 लाख मेरा इनकम था फॉर एग्जाम्पल, और इसके बेसिस पे मान लो मेरे को ये लगा कि मेरा टैक्स बनेगा 50,000, तो मैंने उस हिसाब से कर दिया कैलकुलेशन। अब ये लास्ट का क्वार्टर मान लो मेरा कोरोना हो गया, तो सब कुछ क्या हो गया, लॉकडाउन। तो मैं तो सोचा था भैया, मैं इसी पॉइंट पे रहते हुए सोच रहा था कि भैया मेरे को तो आगे भी इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं सारा पैसा दे दिया। लेकिन इस पीरियड पूरा धंधा बंद, तो इस पीरियड का इनकम भी कुछ आया नहीं। तो एक्चुअल में जब मैं यहाँ तक पहुंचा, नेक्स्ट ईयर का इस डेट में पहुंचा, तो यहाँ पर मान लो मेरा टैक्स बनता है 40,000 रुपया। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो डिफरेंस एक्स्ट्रा आपने 10,000 दे दिया, ये एक्स्ट्रा 10,000 गवर्नमेंट आपको बकाया रिफंड कर देगा। आई होप आपको समझ में आया हो। पर्सन, ये जो एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो पर्सन के ऊपर लगाया जाता है। अब दिक्कत ये कि पर्सन मतलब क्या, ठीक है। ये जो टैक्स है, ये टैक्स हमारा लगाया जाता है पर्सन के ऊपर। सो इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब क्या होता है वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हु इज अ पर्सन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आ रहा है आपको? जब हम बात करते हैं पर्सन की, तो पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 231 मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उस एक्ट में बताया गया है कि कौन कौन लोगों को हम पर्सन मानेंगे। क्या आप लोग को पर्सन के बारे में कुछ पता है? आप लोग शायद पहले कभी पढ़े हो। पर्सन मतलब कौन? सबसे पहला होता है आपका इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल सुमित, विकास, विशेष, राजेश एटसेट्रा, ये सब कौन है? आम इंसान। ठीक है, आप चारों भी कौन हो? आप लोग भी इंडिविजुअल हो। तो इनकम टैक्स के नजरिए में आप लोग भी पर्सन हो। हर एक वो इंसान जो चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, वो एक इंडिविजुअल है। समझ में आया आपको? दूसरा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, एक HUF को भी पर्सन का दर्जा दिया गया है। HUF मतलब क्या होता है आपका? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल सोनी एंड सन्स, हीरा भाई एंड सन्स एटसेट्रा। अब ये क्या है? अब मान लो ये क्या था, फैमिली बिजनेस होता है। समझ लो कि पहले क्या होता था, इंडिया में ज्वाइंट फैमिली होती थी, सबका एक कॉमन बिजनेस होता था, और वो लोग अपने उसी कॉमन बिजनेस को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहते थे। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला कि भैया एक काम करते हैं, इसको भी एक अलग से एक आइडेंटिटी दे देते हैं, और उसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत बार आप लोग रास्ते में चलते हुए ऐसी दुकान का नाम पढ़े होंगे, सोनी हीरा भाई एंड सन्स, सोनी एंड सन्स, ऐसा जो कुछ वर्ड आप देखते हो ना, तो मान लो कि वो आपका HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। उस फॉर्म में भी वो लोग एक बिजनेस चला सकते हैं। HUF में क्या होता है? HUF में आपका एक जो मेन पर्सन होता है उसे कहते हैं कर्ता। समझ में आ गया? ओके, देन नेक्स्ट, और कौन है पर्सन? पर्सन में आपका आता है नेक्स्ट कंपनी। कंपनी मींस आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, IDBI बैंक लिमिटेड हो गया, ठीक है। और भी ऐसे जैसे मतलब कंपनियां वगैरह हैं। कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड की हुई है, वो कंपनी। सो एक आर्टिफिशियल पर्सन को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स के थ्रू एक अलग से पर्सन के रूप में देखती है, और गवर्नमेंट चाहती है कि भैया इस पर्सन का भी मैं इनकम टैक्स का वसूली करूंगी। तो ये पर्सन कौन हो गया आपका? कंपनी। कंपनी मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। देन नेक्स्ट, और कौन हो सकता है पर्सन? वो हो सकता है आपका फर्म इंक्लूडिंग LLP, दैट इज पार्टनरशिप फर्म, एंड आपका ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये क्या है? जैसे कि आप लोग देखोगे ABC, ये थिंग आपको शायद जल्दी से देखने ना मिले, क्योंकि ऐसे जो नाम है फर्म वगैरह के, ये लोग पूरा ओपनली ऐसे पब्लिक इसको डिस्प्ले बहुत कम करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि वो पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनरशिप, या फिर इसको और इजी समझने के लिए आप लोग ये देख लो कि आप लोग जो अकाउंटिंग में पढ़ते हो पार्टनरशिप चैप्टर, उसमें क्या रहता है? मिस्टर A एंड मिस्टर B इज ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस, देन मिस्टर C आया, गुडविल हुआ, चले गया, मर गया एंड ऑल, इस तरीके से। तो वो जो सिनेरियो था वो क्या था आपका? पार्टनरशिप का था। एंड पार्टनरशिप के फिर बाद नेक्स्ट आपका क्या आ गया? LLP। आप लोग पढ़े होंगे लॉ में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक चैप्टर था। तो अगर उसके अंदर भी अगर कोई एक LLP फर्म है, तो उसको भी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप एक पर्सन हो, आपका इनकम टैक्स का भी हम अलग से असेसमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट आपका क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है AOP BOI। AOP BOI मतलब क्या हो जाता है आपका? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल ओमफेड, आप लोग के घर में जो दूध का पैकेट आता है ना,
ओमफेड का, आप लोग उसमें उसको पलट के देखिएगा, उसके पीछे नाम लिखा रहेगा ओमफेड, उड़ीसा मार्केटिंग मिल्क फेडरेशन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पर्सन कौन आता है, लोकल अथॉरिटी, जैसे आपका संबलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या पंचायत हो गया, ये सब लोग को भी इनकम टैक्स में इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया लोकल अथॉरिटी हम आपसे भी आपकी इनकम का हिसाब किताब लेंगे। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो संबलपुर म्युनिसिपैलिटी से पूछेगी, बता तूने इस एक साल में क्या क्या पैसा कमाया और बता कितना टैक्स देगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि लोकल अथॉरिटी को भी हम अलग से नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम पर्सन मानेंगे और उसका भी इनकम का हिसाब किताब लेंगे। देन नेक्स्ट आपका लास्ट आता है आपका एजेपी, दैट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी वगैरह जो हो गई, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आपका आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सो हम ये कहते हैं इन 7 लोगों को इनकम टैक्स की नजर में पर्सन का दर्जा दिया गया है। पहला कौन है, इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल आदमी। उसके बाद एचयूएफ मतलब फैमिली, तो एक आदमी से फिर फैमिली बना। देन कंपनी, उस आदमी ने फिर कंपनी फॉर्म कर ली। देन फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। उसके बाद आपका एओपी बीवाई, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। देन आपका नंबर 6 लोकल अथॉरिटी एंड नंबर 7 आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। 5 नंबर फीचर हमारा हो जाएगा, इट इज अ टैक्स ऑन इनकम। ये इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। तो अब इनकम की भी अलग से डेफिनेशन है जो थोड़ी सी लंबी है, जो इस क्लास में हम कवर नहीं करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि भैया इनकम का मतलब क्या, कौन कौन सी ऐसी आपकी एक्टिविटी होगी जिसको हम इनकम मानेंगे। देन नेक्स्ट इसका फीचर ये है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल ऑन असेसमेंट ईयर। ये अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस किया था, टैक्सेबल नहीं करके इसको, सॉरी इसको हम ये बोल देंगे वर्ड एसेसिबल, कि इस इनकम का असेसमेंट होगा आपका नेक्स्ट ईयर में। प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आप इनकम करते हो, और असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में आप उसको असेसमेंट करके टैक्स का पेमेंट करते हो। कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये वाला केस, देखिए, ठीक है। तो ये भी इसका एक अलग से फीचर है, समझ में आ गया। तो हमारा आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको अभी तक का कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए।